हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तुम्बाड़ मूवी को, जो कि हाल ही में री रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ना ही पार्ट 2 है और ना ही इसकी स्टोरी अलग है। ये वही तुम्बाड़ मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी की रीच थिएटर में बहुत कम हुई थी। और जब ये मूवी थिएटर से बाहर उतरी तो लोगों ने इस मूवी पर दिल खोल कर प्यार लुटाया। इसलिए इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को फिर से री रिलीज किया है। ये एक हिंदी हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राही अनिल बारवे ने। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इस मूवी के थ्योरीज पर बात करूंगा। मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी के तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत होती है कई साल पहले, जहां पूर्ति की देवी हुआ करती थी और पृथ्वी देवी की कोख है। देवी के पास अनगिनत सोने और अनाज हुआ करते थे। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा अपनी पहली संतान से प्यार था, जिसका नाम हस्तर था। लेकिन हस्तर को देवी के सोने और अनाज से प्यार था। हस्तर ने देवी का सोना अपने मनमानी से उठा लिया, लेकिन जैसे ही हस्तर अनाज की तरफ बढ़ा, बाकी के देवताओं ने हस्तर पर वार किया, जिससे हस्तर तिनकों में बिखर गया। इससे पहले वो मारा जाता, देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन बचाने की एक शर्त थी कि हस्तर को कोई नहीं पूजेगा, उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। फिर कई युग बीत गए और हस्तर अपने माँ के कोख में सोता रहा, लेकिन एक दिन तुम्बाड़ के पूर्वजों ने ही हस्तर को याद किया और उसके नाम का मूर्ति बना दिया। तब से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है और हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, इस मूवी को 3 चैप्टर में डिवाइड करके दिखाया गया है। चैप्टर 1 की शुरुआत 1918 तुम्बाड़ गांव से होती है, जहां विनायक और सदाशिव नाम के 2 बच्चे रहते हैं और इन दोनों की एक माँ रहती है जो सरकार नाम के आदमी के घर में काम करती है। और सरकार देखने में बूढ़े रहते हैं, लेकिन वो उस गांव के सबसे धनी आदमी रहते हैं। आगे हम लोग विनायक और सदाशिव के घर में एक बुढ़िया को देखते हैं, जो जंजीर से बंधी हुई एक कमरे में बंद रहती है, जो असल में विनायक की दादी होती है। और बुढ़िया न जाने कितने सालों से जीवित है। देखने में बहुत अजीब और डरावनी लगती है, जैसे मानो श्रापित हो। फिर एक दिन अचानक सरकार की मृत्यु हो जाती है और विनायक की माँ विनायक से बोलती है कि हम लोग अब तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाएंगे। तभी विनायक बोलता है कि सरकार के मरने के बाद तो वाड़ा और उसमें छुपा हुआ खजाना हमारे हुए। फिर उसकी माँ बोलती है कि वाड़े में कुछ नहीं है। सरकार पूरी जिंदगी वाड़े में खजाना ढूंढते रह गया, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर विनायक बोलता है कि बुढ़िया को जगाया जाए, शायद उसे कुछ पता हो खजाने के बारे में, क्योंकि बुढ़िया सरकार की लकड़नानी थी। तभी विनायक की माँ उसे एक चाटा मारती है और बोलती है कि कल के कल हम लोग तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सदाशिव एक ऊंची पेड़ से गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। फिर विनायक की माँ सदाशिव को लेकर वेद के पास जाती है और विनायक को बोलती है, आज बुढ़िया को खाना तुम्हें ही खिलाना होगा, और अगर बुढ़िया डरावने टाइप का बर्ताव करे तो बोलना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। फिर विनायक बुढ़िया के लिए खाना बनाने का सोचता है। तभी बुढ़िया के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है और विनायक ये सुनकर बुढ़िया के पास जाता है और उसे वाड़े में छिपे खजाने के बारे पूछता है। लेकिन बुढ़िया अजीब तरह का बर्ताव करती है और बोलती है, खाना दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुनकर विनायक डर जाता है और उसे क्या बोलकर बुढ़िया को सुलाना है वो ये भी भूल जाता है। बहुत याद करने की कोशिश करता है पर नाम याद नहीं आता। उसी वक्त बुढ़िया अपने पाँव में लगे जंजीर को विनायक के पाँव में बांध देती है और उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही बुढ़िया विनायक को खाने की कोशिश करती है, तभी विनायक को नाम याद आ जाता है और बोलता है, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और बुढ़िया गहरी नींद में सो जाती है। उसी वक्त विनायक की माँ आ जाती है और यहाँ हम लोग देखते हैं कि विनायक की माँ बहुत जोर जोर से रो रही होती है, क्योंकि सदाशिव की मौत हो जाती है। फिर विनायक और उसकी माँ सदाशिव का अंतिम संस्कार करते हैं और उसी वक्त तुम्बाड़ को छोड़कर निकल जाते हैं। वहीं विनायक अपनी माँ से बोलता है कि एक बार वापस चलते हैं और बुढ़िया के हाथ पांव को बांधकर उससे पूछते हैं कि खजाना कहाँ है। अगर बुढ़िया भूखे प्यासे रहेगी तो शायद बता देगी कि खजाना कहाँ है। तभी विनायक की माँ विनायक को एक सोने का सिक्का देती है और बोलती है, रख ले इसे, पर तुम्बाड़ वापस नहीं जाना है। लेकिन विनायक को एक सिक्के नहीं बल्कि पूरे खजाने चाहिए थे, इसलिए वो अपनी माँ से वापस चलने के लिए जिद करता है। विनायक की माँ उसे मारती है और उसे वादा करवाती है कि वो तुम्बाड़ वापस कभी नहीं आएगा, और विनायक इस बात से मान जाता है
और चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर चैप्टर 2 की शुरुआत होती है 1918 से ठीक 15 साल बाद, और यहाँ हम लोग विनायक को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है। और विनायक अपनी माँ के मृत्यु के बाद तुम्बाड़ वापस आता है और सीधा अपने घर बुढ़िया के पास जाता है। बुढ़िया के रूम के दरवाजे को तोड़कर विनायक अंदर जाता है और देखता है बुढ़िया का शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, यानी दादी अब भी जिंदा है और दादी के पेट से बहुत बड़ा पेड़ भी निकल चुका है। विनायक अपनी दादी को बहला फुसलाकर खजाने के बारे पूछता है और बोलता है अगर मैं उस खजाने पर दावा नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। पहले तो दादी खजाना का पता नहीं बताती है, लेकिन कुछ देर के बाद दादी खजाने के बारे में बता देती है। फिर विनायक सीधा वाड़ा जाता है और वाड़े में काफी दिनों तक रुकता है और लगातार खजाने को खोजता है। यहाँ हम लोग देखते हैं विनायक की दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गई थी। फिर एक दिन आखिरकार विनायक को खजाना मिल जाता है। फिर विनायक सीधा अपने दादी के पास जाता है और उसके बॉडी को आग लगाकर उसे हमेशा के लिए श्राप से मुक्ति दिला देता है। फिर विनायक कुछ सोने के मुद्रा को लेकर अपने घर पुणे जाता है और वहां हम लोग देखते हैं विनायक के गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने आटा पीसने का दुकान खोल दिया है, लेकिन विनायक इस दुकान को बंद करके सिर्फ खुद के लिए आटा पीसने को बोलता है। फिर आगे विनायक अपने दाढ़ी और बाल को काटकर अपने पुराने वाले रूप में आ जाता है और सीधा अपने मित्र राघव के पास जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि विनायक ने राघव से 38 रुपए उधार ले रखे हैं और इस कर्ज का ब्याज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विनायक राघव से बोलता है कि मेरे पास एक सोने की मुद्रा है, क्या तुम लोगे? पहले तो राघव सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में उस मुद्रे के बदले पूरे 100 रुपए देने को बोलता है, जिसमें से 38 रुपए उधार के काट कर 62 रुपए विनायक को वापस लौटा देता है। तभी विनायक बोलता है कि मेरे पास 3 और सोने का मुद्रा है, क्या तुम इसे भी लोगे? राघव विनायक से पूछता है कहीं ये मुद्रा चोरी वोरी का तो नहीं है? फिर विनायक जवाब देता है ये चोरी का नहीं बल्कि मेरी पुश्तैनी है। फिर आगे हम लोग कई बार विनायक को तुम्बाड़ आते जाते देखते हैं। फिर एक दिन राघव विनायक के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से मुद्रा के बारे में पूछते हैं। ठीक उसी वक्त विनायक घर आता है और यहाँ पर राघव विनायक के साथ मुद्रा वाले धंधे में पार्टनरशिप करने को बोलते हैं, लेकिन विनायक मना कर देता है और साथ ही साथ बोलता है अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे से ले लेना, यहाँ तक कि पैसे भी मैं आपको दे सकता हूँ, वो भी बिना ब्याज के। दिन पर दिन विनायक अमीर होता जाता है और अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेता है और राघव को कर्ज में पैसे भी देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव का भी लालच बढ़ने लगता है और वो खुद तुम्बाड़ जाकर सोने की मुद्रा लाने का सोचता है। इसलिए राघव विनायक को एक औरत बेचता है, क्योंकि विनायक अमीर होने के बाद मदिरा और मुजरों का शौकीन हो चुका था। इसलिए राघव औरत को बेचता है ताकि विनायक उसके साथ रोमांस करने में बिजी हो जाए, ताकि वो तुम्बाड़ मुद्रा लेने जाए। लेकिन वो औरत विनायक से पूरे 100 रुपए लेती है और राघव के चाल के बारे सब बता देती है। ये सुनते ही विनायक उसी वक्त तुम्बाड़ के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग राघव को देखते हैं जो तुम्बाड़ पहुंच चुका है और वाड़े के अंदर जाकर खजाना खोजने लगता है। तभी वहां विनायक आ जाता है और राघव को देखकर जानबूझकर हल्की सी कुछ शोर करता है ताकि राघव उस शोर के पीछे आए। फिर विनायक एक टिफिन का बॉक्स लेकर कुएं में जाता है और इस चीज को राघव कुछ दूर से छिपकर देख रहा होता है। कुछ देर के बाद विनायक कुएं से बाहर आता है और अपने कमर से कुछ सोने के मुद्रा को निकालता है। ये देखकर राघव समझ जाता है कि इसी कुएं से मुद्रा को निकाला जाता है। फिर कुछ देर के बाद राघव भी उसी कुएं में जाता है और राघव को एक बड़ा सा संदूक जैसा दरवाजा दिखाई देता है और उसके ऊपर पूर्ति के देवी का चित्र बना रहता है। राघव उस संदूक को खोलता है जहाँ से उसे एक रस्सी लटकती हुई मिलती है। उस रस्सी से नीचे जाता है और यहाँ हम लोग पहली बार देवी के कोह को देखते हैं, जो अंदर से पूरी तरह से लाल रहता है और पूरे एरिया में नफ्स जैसा बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान के शरीर का अंदरूनी भाग हो और उसकी सांसें भी चल रही होती हैं। खैर राघव थोड़ा घबराता है पर इधर उधर देखता है तो उसे वही टिफिन दिखाई देता है जो कुछ देर पहले विनायक ने नीचे लाया था। फिर राघव उस टिफिन को खोलता है और उसे उसमें एक आटे का बना पुतला दिखाई देता है। राघव जैसे ही उस पुतले को बाहर निकालता है उसी वक्त कुछ साये जैसा परछाई राघव की तरफ आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद विनायक फिर से टिफिन के साथ वापस आता है। फिर विनायक उस टिफिन से आटे वाले पुतला को निकालता है और हस्तर को आवाज देता है और हम लोग पहली बार यहाँ हस्तर को देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग जानेंगे कि कैसे विनायक सोने का मुद्रा लेकर आता है।
दोस्तों हस्तर को श्राप था कि वो अनाज छू नहीं सकता, इसलिए विनायक जब भी देवी के कोख में जाता है आटे से एक बड़ा सा गोला बना देता है ताकि हस्तर उस गोले के अंदर ना आ सके, और हस्तर के लिए एक आटे से बना पुतला लेकर जाता है और हस्तर के तरफ फेंकता है, क्योंकि हस्तर जब तक इस आटे से बने पुतला को खाएगा उतने देर में विनायक को हस्तर के कमर से पोटली खोलना है और सिक्के लेकर बाहर आना है, वरना अगर हस्तर उसे छू लिया तो विनायक का शरीर ठीक उसकी दादी जैसा हो जाएगा और वो भी अमर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत पहले विनायक की दादी इसी कुएं में आया करती थी और हस्तर से सोने की मुद्रा लेकर जाया करती थी, लेकिन एक दिन हस्तर ने दादी को छू लिया जिससे दादी अमर हो गई, यानी श्रापित हो गई। और यहाँ हम लोग देखते हैं राघव को, जो हस्तर के छूने से अमर हो चुका था। फिर विनायक आटे से बने पुतले को हस्तर के तरफ फेंकता है जिससे हस्तर उस पुतले को खाने लगता है। तभी तेजी से विनायक उसके कमर में बंधे पोटली को खोल देता है जिससे बहुत सारे सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं, और विनायक जल्दी से सिक्के को चुनता है और राघव के शरीर को आग लगाकर उसे श्राप से मुक्त कर देता है और रस्सी से लटकता हुआ जल्दी से बाहर निकल जाता है। और यहाँ चैप्टर 2 खत्म हो जाती है। चैप्टर 3 की शुरुआत ठीक आज से 14 साल बाद 1947 से होती है, जब भारत आजाद हो चुका था और विनायक पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। विनायक के पास अब अपनी एक कार भी रहती है। यहाँ हम लोग विनायक के 3 बच्चे को देखते हैं, जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा रहता है। बेटा जो है वो पाँव से थोड़ा अपाहिज रहता है और विनायक भी पहले से थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। विनायक बूढ़ा होने के बाद कई बार तुम्बाड़ जाता है, लेकिन वो रस्सी चढ़ने में पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहता है, इसलिए विनायक अब सोने की मुद्रा नहीं निकाल पाता है। आगे हम लोग देखते हैं विनायक अपने बेटे को रस्सी चढ़ने की ट्रेनिंग देता है ताकि उसका बेटा तुम्बाड़ जाएगा और हस्तर से मुद्रा लेकर आएगा, लेकिन विनायक का बेटा अपाहिज होने के कारण थोड़ा सा स्लो रहता है और विनायक को लगता है कि उसका बेटा मुद्रा निकाल नहीं पाएगा, इसलिए विनायक अपने बेटे को देवी के कोख के अंदर का माहौल उसकी आंखों से दिखाना चाहता है। फिर एक दिन विनायक अपनी वाइफ को बोलता है, अपने बेटे को कल तुम्बाड़ लेकर जाऊंगा, सुबह तक उसे रेडी कर देना। फिर विनायक की पत्नी आटा पीसकर रेडी करती है। फिर विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद विनायक अपने बेटे को आटा से पुतला बनाना सिखाता है और उसे आटे में कुछ कंकड़ भी डालने को बोलता है ताकि हस्तर को खाने में टाइम लगे, जिस वजह से मुद्रा लेकर भागने में समय मिलेगा। पुतला बनाने के बाद विनायक पुतले को फेंक देता है और अपने बेटे को बोलता है कि आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। विनायक अपने बेटे को लेकर देवी के कोख में जाता है और वहां सूखे आटे से गोल घेरा बनाना सिखाता है। फिर विनायक का बेटा पूछता है कि हस्तर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। विनायक बोलता है कि हस्तर आटा के पुतला को दिखाने से आता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि मैंने एक पुतला लाया है। जैसे ही उस पुतला को बाहर निकालता है हस्तर वहां आ जाता है। विनायक झट से उस पुतले को हस्तर के तरफ फेंकता है और वहां से भागने को बोलता है, लेकिन विनायक का बेटा विनायक से भी 2 कदम आगे रहता है। वो हस्तर के पोटली को खोल देता है और कुछ सिक्के को कलेक्ट करके जैसे तैसे रस्सी चढ़कर भागने लगता है। हस्तर भी उनके पीछे आता है, लेकिन तब तक विनायक और उसका बेटा देवी के कोख से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद आटे का पुतला अंदर ले जाने के लिए विनायक अपने बेटे को मारता भी है और दोनों तुम्बाड़ से वापस घर जाते हैं। विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्रा देता है और बोलता है संभाल कर रखना, ये तुम्हारी पहली कमाई है। विनायक का बेटा भी बहुत खुश था क्योंकि वो हस्तर से मुद्रा निकालने में सफल था। घर पहुंचने के बाद विनायक की पत्नी अपने बेटे से तुम्बाड़ के रहस्य के बारे में पूछती है, लेकिन उसका बेटा मना कर देता है और बोलता है ये मेरे और पापा के बीच की बात है, मैं नहीं बताऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे एक चाटा भी मारती है। फिर एक दिन विनायक को पता चलता है कि तुम्बाड़ के वाड़े को भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है और कुछ दिन में सरकार उस वाड़े को सील करने वाली है। ये खबर सुनकर विनायक बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर सरकार ताला लगा देगी तो वो मुद्रा कैसे लाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विनायक के बेटे को देखते हैं, जिसे मुद्रा मिलते ही उसके अंदर लड़कियों का शौक जग जाता है और वो अपने बाप के दासी को ही एक सोने की मुद्रा देता है और बोलता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन विनायक की दास इस बात को विनायक से बता देती है और विनायक अपने बेटे को इस बात के लिए बहुत पिटाई करता है। मार खाने के दरमियान विनायक का बेटा विनायक को एक सॉलिड आइडिया देता है। बोलता है क्यों ना हम लोग हस्तर का मुद्रा वाला पोटली ही छीन लिया जाए, क्योंकि हस्तर सदियों का भूखा है और हम लोग इस बार बहुत सारे आटे का पुतला लेकर जाएंगे।
और हस्तर को पुतला देंगे, वो एक खाएगा, हम लोग दूसरी देंगे और ऐसे में हम लोग को वक्त मिल जाएगा और इस दरमियान हम लोग खजाने वाली पोटली हस्तर से छीन लेंगे। विनायक को ये आइडिया पसंद आता है और इस खुशी में अपने बेटे को मुजरे दिखाने ले जाता है, जहाँ विनायक का बेटा कुछ पैसे लुटाता है और रोमांस करता है। फिर विनायक और उसका बेटा बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ जाते हैं, वहां आटे का पुतला बनाते हैं और इस बार जहां से देवी के कोख में जाते हैं वहां पर भी आटे से गोल घेरा बनाते हैं। फिर दोनों देवी के कोख में जाते हैं और जैसे ही हस्तर को पुतला देने के लिए पुतला निकालते हैं, वहां विनायक देखता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं, यानी जितना आटे का पुतला लेकर गए थे उतना ही हस्तर भी आ गए थे। ये देखकर विनायक डर जाता है। इतने सारे हस्तर को देखकर विनायक समझ जाता है कि इस बार बचना मुश्किल है, इसलिए विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद के शरीर में उस आटे के पुतला को बांध लेता है और रस्सी से लटकता हुआ ऊपर जाने लगता है और सारे हस्तर भी विनायक के पीछे जाते हैं। लेकिन सारे हस्तर ऊपर जाते ही तिनकों में बिखर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जहाँ देवी के कोख का दरवाजा था वहाँ विनायक ने गोल घेरा बनाया था। इस वजह से हस्तर उस रेखा को पार नहीं कर पाया और सारे हस्तर तिनकों में बिखर गए। कुछ देर के बाद विनायक का बेटा रोता हुआ बाहर आता है और वो अपने पिता को देखता है, जो कि उसका शरीर अजीब सा हो चुका था क्योंकि हस्तर ने विनायक को छू लिया था और वो अमर हो गया था। लेकिन विनायक हस्तर से सोने का पोटली लेने में कामयाब हो गया था और वो पोटली अपने बेटे को देता है, लेकिन उसका बेटा उस पोटली को लेने से मना कर देता है और अपने पिता को आग देकर उस श्राप से मुक्त कर देता है और वो तुम्बाड़ से रोता हुआ वापस लौट जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को एक हॉरर मूवी मानकर देख रहे हैं तो ये इस मूवी के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये मूवी हमें बहुत स्टेज पर बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। आइए समझते हैं। क्योंकि विनायक का पूरा परिवार ही लालची रहता है। विनायक की माँ एक सोने के सिक्का के लिए सरकार के यहाँ काम करती थी और उसे फिजिकल प्लेजर भी देती थी, लेकिन जब उसके बेटा का मौत हुआ तो उसे रियलाइज हुआ, उसने मुद्रा का लालच छोड़ दिया। लेकिन विनायक अपने माँ से भी ज्यादा लालची रहता है। माँ के मरने के बाद तुम्बाड़ आकर मुद्रा ले जाता है और जितना वो अमीर होता गया उसकी लालच उतनी बढ़ती गई। लालच के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और विनायक का बेटा लालच में विनायक से भी 2 कदम आगे रहता है। वो एक बार में ही सारे खजाने को लूटने का प्लानिंग कर लेता है, लेकिन जब उसने अपने पिता को खोया उसे रियलाइज हुआ लालच बुरी बला है और बिना मुद्रा लिए वापस लौट जाता है। दूसरी बात दोस्तों, लालच जो होती है वो सिर्फ पैसे की ही लालच नहीं होती है। लालच का एक पूरा पैकेज होता है जिसे हम लोग पैसे का भी लालच बोलते हैं और हवस का भी लालच बोलते हैं। इस मूवी में हम लोगों ने देखा है विनायक अमीर होते ही मुजरों का शौकीन हो जाता है और ठीक उसका बेटा जो कि अपने बाप को ही देखकर सीख रहा होता है, उसके पास एक मुद्रा आते ही वो भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है। लालच को एक लिमिट तक ही करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट से कोई अमीर नहीं बनता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है और मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। मैंने इस मूवी को 2018 में देखा था, लेकिन उस वक्त मेरा चैनल नहीं था। लेकिन किस्मत से इस मूवी को फिर से 2024 में थिएटर में दोबारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन भी किया। दोस्तों, इस मूवी को खास बनाती है इस मूवी की बारिश। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में नेचुरल बारिश को कैप्चर किया गया है, इसलिए इस मूवी को बनाने में काफी टाइम भी लगा। और ये मूवी हमारे बॉलीवुड के लिए एक वरदान है कि कैसे एक हॉरर मूवी एक अच्छे सीख के साथ बनाई जा सकती है, जिसमें आपको अच्छी मॉरल वैल्यूज मिलेंगे और तो और हमारे पास्ट का जो कल्चर रहा है उससे ऐसी कहानियां निकल कर आती हैं जो इस मूवी को और भी खूबसूरत बनाती है। इसलिए बॉलीवुड को ऐसी मूवी पर ध्यान देना चाहिए और हमें उम्मीद है ऐसी मूवी बनती रहेंगी। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।